हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। सो लास्ट क्लास में यानी कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 25 एंड आपको समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एंड हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व भी किया था। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व एंड बेसिकली देखेंगे कितना क्वेश्चन साथ हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो इससे पहले कि हम लोग क्लास स्टार्ट करें, कमेंट सेक्शन में आप जाएं एंड जाकर सबसे पहले वहाँ पे प्रेजेंट लिख दें एंड उसके बाद फिर आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहा है कि अ पाम ट्री स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, अ पोस्ट इज फिक्स्ड इन द लैंड ऑन द अदर बैंक जस्ट अपोजिट टू द पाम ट्री, मूविंग 7 √3 meters from the post along the bank. It is found that the tree makes an angle of 60 degree at that point with respect to the bank. Let us find the width of the river. सो यहाँ पे क्या बात कर रहा है? देखो, सबसे पहले ये समझो कि ये बैंक वैंक के बारे में क्या बात हो रहा है। सो कोई अगर आप रिवर देखोगे, फॉर एन एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ से ये आपका रिवर है, ठीक है। ये जो है बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अब बैंक ऑफ रिवर का मतलब ये हो गया कि जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग कह रहे हैं बैंक ऑफ रिवर। क्लियर यहाँ तक? अब आपको जब बैंक ऑफ रिवर समझ में आ गया तो आप अब ये समझिए कि यहाँ पे आगे क्या बोला है। यहाँ पे बोला है कि एक पोस्ट है। पोस्ट मतलब आप छोटा सा खंबा वंबा टाइप का कुछ समझ लो, जो कि कहाँ है, लैंड के ऊपर फिक्स्ड है एक साइड में, ठीक है। सबसे पहले तो बोला है कि अ पाम ट्री स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। तो मान लो कि पाम ट्री जो है वो आपका यहाँ पे कहीं पे आपका एक पाम ट्री होगा, ठीक है, इस जगह पे। नेक्स्ट बोला है कि अ पोस्ट इज फिक्स्ड इन द लैंड ऑन द अदर बैंक जस्ट अपोजिट टू द पाम ट्री। सो पाम ट्री इधर है, लेकिन एक यहाँ पे पोल टाइप का कुछ यहाँ पे भी है इस साइड में, और वो जस्ट आपका पाम ट्री के अपोजिट में है। यहाँ तक समझ आ गया? नेक्स्ट बोला है कि ऑन मूविंग 7 √3 मीटर फ्रॉम द पोस्ट अलोंग द बैंक। सो ये वाला जो जगह आप देख रहे हो, ये जगह हमारा पोस्ट है। यहाँ से हम लोग धीरे 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 करके इधर मूव किए एंड मूव करने के बाद जब हम लोग 7 √3 मीटर मूव कर लिए, तो मान लो हम लोग यहाँ पहुंचे होंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमको ये देखा जा रहा है कि जिस जगह पे हम लोग पहुंचे हैं, 7 √3 मीटर ट्रैवल करने के बाद, वहां से जो आपका एंगल बन रहा है ना पाम ट्री का, वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो पहले जहाँ पे पोस्ट था वो कौन सा जगह था? वो ये वाला जगह था। यहाँ पे पहले पोस्ट था, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो पोस्ट और पाम ट्री दोनों एक स्ट्रेट लाइन में जुड़ जा रहा था, मतलब कि जस्ट उसके अपोजिट में बोला गया है, तो दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट में है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग 7 √3 मीटर चले तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ से वही पाम ट्री अब क्या कर रहा है? अब एक एंगल बना रहा है, और वो एंगल कितना हो रहा है? वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ओके, सो ये वो पूरा डायग्राम है जो आपको समझना है। आई होप कि आपको मैं अच्छे से डायग्राम समझा पाया हूँ और ये जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिंपली यहाँ पे ये जो डायग्राम बना है उसको अलग से मैं इधर बनाता हूँ। ये डायग्राम जो बना है वो अलग से मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये आपका रह गया यहाँ से लेकर, ये आपका आ गया यहाँ पे जुड़ गया। एंड ये जो एंगल है ये कितना है? तो ये एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री, ठीक है। नीचे कितना होगा? ये हमारा 7 √3 मीटर हो गया। एंड ये जो पाम ट्री से लेकर जो पोस्ट का डिस्टेंस होगा, एक्चुअल में यही तो आपका रिवर का चौड़ाई होगा ना। सो मैं क्या करता हूँ, मैं सबको नाम दे देता हूँ। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे जो हमारा जो मैंने आपको सिखाया था वो क्या था कि आप सबको एक बार डिफाइन कर दो कि सी बी क्या है। तो सी बी यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं बल्कि विड्थ ऑफ रिवर है, ठीक है। सो रिवर का चौड़ाई क्या होगा? वो बेसिकली यहाँ पे आपका हो गया विड्थ ऑफ रिवर ना हो। अब अगर हम लोग इस ट्रायंगल को अच्छे से देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि इस वाले ट्रायंगल में हमें पता है कि आपका ए बी क्या होगा। सो बेसिकली ए बी अगर आप देखो तो ए बी क्या है? ए बी हम लोगों का यहाँ पे बेस है, ठीक है। एंड हमें निकालना क्या है? निकालना है सी बी, जो कि आपका रिवर का वृत्त है। तो मैं यहाँ पे सी बी लिख देता हूँ। एंड सी बी क्या हो जाएगा हमारा? इस जगह पे हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा सी बी। अब मैंने आपको जैसा सिखाया था कि आपको ये पता करना है कि जो भी आपका दो साइड का रिलेशन है वो दोनों साइड कौन से रेशियो में इंक्लूडेड है। तो बेस और परपेंडिकुलर आपका इंक्लूडेड है टैन थीटा में एंड कॉट थीटा में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टैन थीटा को लेता हूँ कि टैन थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है।
नाउ tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे tan थीटा की जगह पे tan ऑफ एंगल CAB लिख रहा हूँ, एंड परपेंडिकुलर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, CB लिखूंगा, एंड बेस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, AB लिखूंगा। ठीक है, अब आगे क्या करूंगा, आगे यहाँ पे जो हमारा tan CAB है वो हो जाएगा आपका tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू CB बाई AB। CB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, सो CB का वैल्यू हमें पता नहीं है, वैसे ही रहने देते हैं। AB का वैल्यू हमें पता है कितना होगा, 7√3, जो कि ऑलरेडी हमारा दिया हुआ था। नाउ अगर यहाँ से हम लोग CB का वैल्यू निकालना चाहें, सो CB हम लोग एक तरफ लेते हैं, जस्ट मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, एंड 7√3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा tan 60 से, एंड tan 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, √3 होता है। सो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, ओवरऑल वैल्यू हमारे पास आ रहा है 7√3 इंटू √3 हो जाएगा 3, यानी 7×3 = 21। सो वैल्यू जो हमारे पास आया है वो आया है 21 मीटर। अब क्या हमें यहाँ पे छोड़ना है, नहीं, बल्कि यहाँ पे हमें लिखना होगा कि देयरफॉर, क्या लिखना होगा कि देयरफॉर विड्थ ऑफ रिवर, जो रिवर की चौड़ाई है वो कितना है, विड्थ ऑफ द रिवर इज 21 मीटर। ठीक है, ये आपको इस तरीके से लिखना है। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है सॉल्व। जो मेन आपका डिफ़िकल्टी होता है, जो भी क्वेश्चन आप बनाओगे उसमें आपका सिर्फ डायग्राम तक ही डिफ़िकल्टी होगा। जब आप डायग्राम अच्छे से बना लिए उसके बाद आप उस क्वेश्चन को आराम से बना लोगे। सो मैंने जैसा आपको बोला कि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम आप अच्छे से बनाना, एंड आफ्टर दैट आप क्वेश्चन को बनाना, मतलब सॉल्व करना शुरू करना। नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड ड्यू टू स्टॉर्म। ठीक है, इट्स टॉप जस्ट मीट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8√3 मीटर्स फ्रॉम इट्स फुट and makes an angle of 30 degree. Let us write by calculating at what height the post is bent and what is the height of the post. सो इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि एक कोई पोस्ट है, अगेन कोई एक पिलर, ये होगा पोल होगा, कोई एक खंबा होगा जो मान लो कि इस तरीके से ग्राउंड से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि तूफान आ गया। तूफान आने के कारण क्या हुआ कि ये जो पोस्ट है वो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से कंप्लीट तरीके से तो नहीं टूटा, बल्कि यहाँ से बेंड हो गया। ठीक है, कस के हवा यहाँ पे आया होगा तो ये बेंड हो गया, एंड बेंड होके ये जो है वो ऐसे यहाँ पे ऐसे ग्राउंड पे क्या हो गया, ये आपका यहाँ से ग्राउंड पे ऐसे गिर गया। ठीक है, ग्राउंड पे ऐसे गिर गया। सो अब जब ये ग्राउंड पे गिरा तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि आप ये बताओ कि पोस्ट जो बेंड हुआ है तो एक्चुअल में जमीन से कितना हाइट पे वो बेंड हुआ है। तो सबसे पहले हमको ये वाला पता करना होगा। दूसरा चीज हमसे ये पूछ रहा है कि उस पोस्ट का एक्चुअल में हाइट था कितना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हाइट भी हमसे पूछ रहा है। सो पूरा हाइट क्या होगा, तो पूरा हाइट बेसिकली ये होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट एंड प्लस ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मेरा ये कंप्लीट जो है वो पता चल जाएगा, राइट। सो इस तरीके से अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहले क्या करता हूँ, मैं पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। आई होप कि आपको यहाँ पे सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि क्या सीन चल रहा है। एक और डेटा दिया हुआ है उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले यहाँ पे बोला है कि जस्ट मीट द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8√3 मीटर्स। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस आपका कितना है, ये डिस्टेंस आपका है 8√3 मीटर्स। ठीक है, यही बोलना चाह रहा है ये कि जो पोस्ट बेंड हुआ है ना, सो वो बेसिकली आपका कहाँ तक जाकर मीट किया है, तो 8√3 मीटर दूरी पे जाकर मीट किया है। इसको मैं इरेज करता हूँ पूरा, एंड देन एक डायग्राम बनाते हैं कि ये यहाँ बेंड हुआ, ये पोस्ट यहाँ से बेंड होके ऐसे ग्राउंड पे आ गया, एंड ये आपका हो गया बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल प्लेन जो कि पोस्ट के टॉप एंड को जो ग्राउंड पे गिर चुका है वो, और पोस्ट के बॉटम एंड को जो कि ऑलरेडी ग्राउंड पे भी खड़ा है वो, उन दोनों के बीच को जोड़ रहा है। ठीक है, अब ये जो है ये कितना दूरी पे है, तो ये आपका 8√3 मीटर दूरी पे है, एंड हमें ये बोला है कि जो बेंड होकर गिरा है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इतना डेटा आपके पास दिया हुआ है। अब आगे क्या करेंगे, सो आगे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एक एक करके सबको नेमिंग करना है कि ए बी जो है वो एक्चुअल में आपका क्या है। ठीक है, उसके बाद जो सी बी है वो एक्चुअल में आपका क्या है, एंड इसमें आपको ए सी को भी इंक्लूड करना होगा, बिकॉज ए सी को भी हमारा यहाँ पे एक पार्ट है
एंड यहाँ पे ये भी बताना होगा कि जो हमारा हाइट है ना, HEIGHT, हाइट ऑफ पोस्ट, ये आपका एक्चुअल में क्या है, तो ये आपका एक्चुअल में यहाँ पे बता देना है आपको कि ये AC प्लस CB होगा, ठीक है। सो ये आप अपने से यहाँ पे डिफाइन करना, मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है कि कैसे लिखते हैं ये चीज़, ओके। इसको मैं नहीं लिखता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन ने पूछा है ये पूछा है कि एट व्हाट हाइट द पोस्ट इज बेंट, यानी पोस्ट जो है वो किस हाइट से बेंट हुआ है। तो कुल मिलाकर इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को ये वाला चीज़ पता करना होगा। दूसरा बात कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोस्ट, तो पोस्ट का टोटल हाइट पता करने के लिए मुझे क्या करना होगा, AC प्लस CB करना होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे AC के बारे में भी पता करना होगा। बट अगर मैं AC और CB ये दोनों को लेता हूँ एंड कोई रेशियो यहाँ पे पुट करता हूँ, तो दिक्कत क्या होगा यहाँ पे कि हमारे पास एक्चुअल में कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है ना। हमारे पास एक्चुअल में कोई वैल्यू यहाँ पे है नहीं, तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब कि ना ही हमें AC का वैल्यू पता है, ना ही हमें CB का वैल्यू पता है। तो दोनों में से कोई एक का वैल्यू पता रहता तब हम लोग आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन दोनों में से किसी का वैल्यू पता नहीं है हमें। सो मैं क्या करूँगा कि जो थर्ड वाला साइड हमें दिया हुआ है AB, मैं दोनों को क्या करूँगा, एक एक बार उसके साथ कॉम्बिनेशन कर दूंगा। जैसे फर्स्ट केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं CB क्या है हमारा भाई, तो CB हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड जो AB हमारा है वो क्या है, तो AB हमारा बेस है। क्लियर है यहाँ पे। एंड जो हमारा AC है ये क्या है, तो AC हम लोगों का यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है। हो गया ये तीनों चीज। मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। सबसे पहले अगर मैं CB का वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं CB और AB का कॉम्बो बनाता हूँ। तो CB परपेंडिकुलर है, AB हमारा बेस है। सो यहाँ पे मैं अगर tan थीटा लिखता हूँ या फिर tan ऑफ एंगल CAB लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, सिंपल। अब यहाँ पे tan ऑफ एंगल CAB की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ 30 डिग्री। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan ऑफ 30 डिग्री। CB का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, तो छोड़ देते हैं इसको। एंड AB का वैल्यू मुझे पता है कि 8√3 होगा। क्लियर। अब आगे जब इसको आप सॉल्व करोगे, लेट मी ड्रॉ लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। नाउ अब ये जो tan 30 है ये कितना होगा, 1/√3 हो जाएगा। एंड यहाँ से 8√3 इसके पास चला आया, बच गया इधर क्या, CB। तो यहाँ से आप देखो कि CB का वैल्यू क्या निकल गया, CB का वैल्यू आपका निकल गया है 8 मीटर, ठीक है। अब ये आपने CB का वैल्यू निकाल लिया है। अब आगे क्या करना है, सो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देना कि CB का वैल्यू निकलने के बाद आपके पास परपेंडिकुलर का भी वैल्यू पता चल गया आपको, एंड आपको बेस का भी वैल्यू पता चल गया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप आगे का काम कर सकते हो, अगर आपको वो चीज़ इजी लगे तो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँ तो क्या होगा कि AC इज इक्वल्स टू रूट अंडर CB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे जस्ट सब वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। सो हमारा CB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64। एंड हमारा AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64। एंड √3 कितना हो जाएगा, 3। तो 8 8 जा 64 इंटू 3 कितना होता है, 64 इंटू 3 192 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जस्ट मैं जोड़ दूंगा। तो 192 को अगर मैं 64 से जोड़ दूं तो कितना आ रहा है, 256 आ रहा है। तो √256 जो है वो आपका 16 का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स के हमारा जो यहाँ पे AC है वो किसके बराबर आ गया, AC इज इक्वल्स टू 16 मीटर आ गया। नाउ अब मैंने आपको क्या बोला कि हाइट ऑफ द पोस्ट क्या होगा, तो हाइट ऑफ द पोस्ट हमारा AC प्लस CB होगा। AC प्लस CB होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि दो चीज हमसे पूछा था। पहला चीज क्या बोला था कि हाइट द पोस्ट, एट व्हाट हाइट द पोस्ट इज बेंट। द पोस्ट इज बेंट एट द पोस्ट इज बेंट एट एन हाइट ऑफ एट एन हाइट ऑफ 8 मीटर, ठीक है। ये हो गया पहला आंसर कि 8 मीटर के हाइट पे वो बेंड किया। दूसरा चीज क्या बोला था हमसे कि एक्चुअल में पोस्ट का हाइट कितना है। तो मैं क्या बोलूंगा कि हाइट ऑफ द पोस्ट, हाइट ऑफ द पोस्ट इज कितना होगा। सो हमारा इधर 16 उधर 8, 8 और 16 कितना होता है, 8 6 14 यानी कि 24। तो ये हो गया हमारा 24 मीटर।
इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2 लैडर है, ठीक है? मतलब 2 हाउस है और वो दोनों हाउस जो है वो स्टैंड जस्ट ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोड ऑफ आवर विलेज। तो कैसे आप जस्ट देखो कि एक बीच में रोड होता है, कुछ बिल्डिंग्स इधर होता है खड़ा, राइट? एंड कुछ बिल्डिंग्स जो है वो इस साइड पे होता है। ऐसा ही होता है ना? तो ये हमारा रोड होता है बीच में, कुछ बिल्डिंग इधर होता है, कुछ बिल्डिंग उधर होता है। सिंपली दोनों साइड बिल्डिंग्स होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 घर है, स्टैंड्स जस्ट ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोड ऑफ आवर विलेज, जो कि रोड के जस्ट अपोजिट में है, एक इधर है तो दूसरा इस तरफ है। अ लैडर दैट स्टैंड्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द फर्स्ट हाउस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी को क्या कर रहा हूँ, पहले घर के बेसिकली वॉल पे लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो जब मैं पहले घर के वॉल पे लीन कर रहा हूँ और हो क्या रहा है, वो आपका ये हो रहा है कि अगेंस्ट द वॉल ऑफ द फर्स्ट हाउस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द हाउस। सो कुछ ऐसा सीन हो रहा है कि ये मान लो आपका बिल्डिंग है, ठीक है? ये आपका बिल्डिंग है एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक सीढ़ी लीन कर दे रहा हूँ इसके ऊपर। और ये सीढ़ी इस बिल्डिंग से कितने दूरी पे है ग्राउंड के हिसाब से, तो ये सीढ़ी इस बिल्डिंग से 6 मीटर दूरी पे है, ठीक है? यही बोलना चाह रहा है यहाँ पे, फ्रॉम द हाउस एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे 30 डिग्री एंगल हमारा बना रहा है। ओके, नेक्स्ट बोला है बट इफ द लैडर स्टैंड्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सेकंड हाउस कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट। यानी कि ये जो सीढ़ी है इसका अगर पॉइंट यहीं पे रहने दें एंड रोड के इस पार जो हमारा एक और घर है ना, एक और घर जो है हमारा, अगर उसके वॉल पे इसको हम लोग लीन कर दें उसी पॉइंट पे रख के, तो क्या हो रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है? ये हो गया आपका पूरा डेटा कि बेसिकली आपका एक रोड है बीच में, 2 बिल्डिंग जस्ट एक दूसरे के अपोजिट में है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लैडर लाया हूँ, एक सीढ़ी लाया हूँ, एक जगह पे कहीं पे रोड पे उसको रखा हूँ। रखने के बाद उस सीढ़ी को पहले घर के मतलब पहले बिल्डिंग पे मैंने उसको क्या किया, अटका दिया। पहले बिल्डिंग पे मैंने उसको लीन कर दिया और पहले बिल्डिंग से कितने दूरी पे मैं रखा हूँ उसको, 6 मीटर की दूरी पे रखा हूँ। लीन किया तो मैंने क्या देखा कि 30 डिग्री एंगल वो लैडर जो है वो ग्राउंड के साथ बना रहा है। लेकिन अगर उसी पॉइंट पे रख कर, जिस पॉइंट पे रख कर लैडर 30 डिग्री बना रहा है पहले घर के साथ एंगल, उसी पॉइंट पे रख कर अगर मैं दूसरे घर के ऊपर उस सीढ़ी को लीन कर देता हूँ, तो वो अब 60 डिग्री एंगल बना रहा होता है, ठीक है? सो ये हमें डेटा दिया हुआ है। करना क्या है, सबसे पहला लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। सबसे पहला चीज हमको बोला है कि वो जो सीढ़ी है उसका लंबाई कितना होगा, वो सीढ़ी कितना लंबा है ये बताइए, पहला चीज। दूसरा चीज हमको बोला है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल ऑफ द सेकंड हाउस। यानी कि दूसरा चीज हमको बोला है कि आपको तो मैंने बता दिया कि उस पॉइंट से पहले घर का डिस्टेंस कितना है, लेकिन उस पॉइंट से दूसरे बिल्डिंग का कितना डिस्टेंस है वो मुझे बताइए। नेक्स्ट तीसरा चीज हमसे पूछा है कि लेट अस फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड। तो हमसे ये बोला है कि वो जो रोड है वो रोड का चौड़ाई कितना होगा। और चौथा चीज हमसे ये पूछा है कि लेट अस फाइंड द हाइट वेयर द टॉप ऑफ द लैडर इज फिक्स्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सेकंड हाउस। यानी कि सेकंड हाउस पे जब मैं लैडर को फिक्स कर रहा हूँ, सो बेसिकली वो कितने ऊंचाई पे है, ठीक है? यानी कि अगर ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका बिल्डिंग है एंड मैं एक सीढ़ी यहाँ पे लाके लगा दिया, तो ये जो सीढ़ी है ये कितने हाइट पे लगा हुआ है ये मुझे बताना है, यानी इसका वैल्यू निकालना है। तो ये 4 चीज हमें निकालना है। ओके, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालना शुरू करते हैं। तो मैं पहले इन सबको यहाँ से हटाता हूँ और एकदम एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ जो आपको भी समझ आएगा। सो ये हो गया हमारा रोड, ये आपका हो गया एक बिल्डिंग इधर, ये हो गया आपका एक बिल्डिंग इधर। मान लो हमारा जो सीढ़ी है वो कहाँ होगा, तो सीढ़ी हमारा यहाँ पे होगा। वहाँ से सीढ़ी बेसिकली पहले वाले बिल्डिंग पे जब लग रहा है तो आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है? एंड इसी पॉइंट से जब दूसरे वाले पे लग रहा है तो आपका यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमारा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, लेट से ये वाला पॉइंट हमारा ओ पॉइंट हो गया, ठीक है? एंड ये वाला हमारा हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी। सो बी और ओ हमारा क्या है, ओ बी जो है वो बेसिकली डिस्टेंस है पहले बिल्डिंग के, पहले बिल्डिंग के ग्राउंड से लेकर
आपका जहाँ पे लैडर है उसके बीच का डिस्टेंस, जो कि हमें दिया हुआ है कि वो आपका 6 मीटर होगा। सो मैंने यहाँ पे 6 मीटर लिख दिया। यहाँ तक क्लियर एकदम अच्छे से। अब आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना रहेगा यहाँ पे कि सबको पहले आप डिफाइन करो। सो डिफाइन करोगे तो क्या होगा, डिफाइन करोगे तो बेसिकली ये यहाँ पे निकल। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दो, इस डायग्राम में ओ ए जो है वो आपका ओ डी के बराबर नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो डायग्राम ऐसा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों लैडर का लेंथ चेंज है, नहीं, लैडर का लेंथ सेम ही है। ओ ए जो है वो ओ डी के बराबर ही होगा, क्योंकि सीढ़ी हमने चेंज नहीं किया है, सीढ़ी आपका एग्जैक्टली वही है, ठीक है। सो यहाँ पे डायग्राम वैसा नहीं बन पाया, इसीलिए बड़ा और छोटा दिख रहा है दोनों, बट सीढ़ी का लेंथ सेम है, उसमें मत कंफ्यूज होना आप, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ पहले। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे एक एक करके आप डिफाइन करो। तो ओ ए जो है इज इक्वल्स टू क्या है, हमारा ओ डी है, ठीक है। एंड ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में आपका लेंथ ऑफ लैडर है। ओके, सो लेंथ ऑफ लैडर आपने लिख दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज आपका यहाँ पे है बी एंड सी। ये क्या है, तो ये आपका बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स है। ये क्या, या फिर आप सिंपली कह लो कि ये आपका विड्थ ऑफ रोड है, यानी रोड की चौड़ाई है। ओके, विड्थ ऑफ रोड, ये हो गया। और क्या चीज हमसे पूछा है भाई, और हमसे पूछा है कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल ऑफ द सेकंड हाउस। सो ओसी जो हमारा है वो क्या है, वो है डिस्टेंस फ्रॉम लैडर, डिस्टेंस फ्रॉम लैडर टू सेकेंड हाउस, ठीक है। सो लैडर से सेकेंड हाउस के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है, ओसी है। उसके बाद क्या बोला है कि लेट अस फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड, एंड उसके बाद बोला है लेट अस फाइंड द हाइट वेयर द टॉप ऑफ द लैडर इज फिक्स्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सेकेंड हाउस। सो वो चीज़ बेसिकली क्या हमारा है, सी डी है। तो सी डी क्या हो गया, सी डी हमारा हो गया ये वाला चीज़ कि हाइट हाइट ऑफ द लैडर फिक्स्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ सेकेंड हाउस, ठीक है। सो ये आपका कुछ यहाँ पे डेटा है जो आपको लिखना है। नेक्स्ट चीज़ आप क्या करोगे, नेक्स्ट चीज़ आप अगले स्लाइड में जाओगे, एंड यहाँ से मैं कुछ चीज़ जो है उसको हटाता हूँ। सबसे पहले इसको हटा दिया मैंने, एंड इसके अलावा थोड़ा ये सबको हटाते हैं, ये पूरा चीज़ यहाँ से हटाते हैं, एंड हम लोग सिर्फ पहले वाले चीज़ पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी लैडर के लंबाई को निकालना है। सो लेंथ ऑफ द लैडर निकालने के लिए, यानी ओ ए जो है हमारा लेंथ ऑफ द लैडर है। सो यहाँ पे लेंथ ऑफ लैडर निकालने के लिए मैं ओ ए और ओ बी का यूज़ करूँगा, ठीक है। सो हमारा ओ ए जो है वो क्या है, ओ ए जो है वो बेसिकली यहाँ पे आप देखो, सो हमारा ओ ए जो है वो हो जा रहा है हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। एंड जो हमारा ओ बी है वो हो जा रहा है बेस, ओ बी जो है वो क्या हो जा रहा है, बेस। ओके, एंड ये सब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये सब हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल। यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ के रिस्पेक्ट में ओ ए जो है वो हाइपोटेन्यूस है, ओ बी जो है हमारा बेस है। अब आप देखो कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूस आता है। तो आपका कॉस थीटा अगर मैं ले लूँ तो बेस और हाइपोटेन्यूस आता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस ऑफ एंगल ए ओ बी। तो कॉस ऑफ एंगल ए ओ बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी यानी कि बेस डिवाइडेड बाई ओ ए यानी कि हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब कॉस ऑफ ए ओ बी का मतलब हो गया कॉस 30 डिग्री, एंड ओ बी बाई ओ ए का मतलब क्या हो रहा है, ओ बी का वैल्यू तो मुझे पता है या नहीं पता है, तो देख लेते हैं। ओ बी का वैल्यू पता है जो कि 6 सेंटीमीटर है, बट ओ ए का वैल्यू मुझे नहीं पता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो cos 30 है ये बेसिकली √3/2 के बराबर होगा, ठीक है, √3/2 के बराबर होगा, एंड ये आपका 6/OA के बराबर हो जाएगा। नाउ अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ओ ए इज इक्वल्स टू बेसिकली आपका हो रहा है 2 × 6/√3, ठीक है। अभी जो 2 × 6/√3 है इसका क्या मतलब हो रहा है, सो आप ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या करो, दोनों साइड √3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो ऊपर नीचे दोनों साइड अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकलेगा, निकलेगा आपका 2 × 6 × √3 डिवाइडेड बाई नीचे √3 × √3 3 हो जाएगा, एंड ये आपका 3 × 2 = 6 हो जाएगा। देयर फोर ओ ए जो है वो आपका
टू जा 4√3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, सो पहला जो आपका क्वेश्चन था कि आपका द लेंथ ऑफ लैडर क्या होगा, तो द लेंथ ऑफ द लैडर विल बी 4√3 मीटर। ये हो गया पहला क्वेश्चन। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं इसी का। एंड दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है उससे पहले यहाँ पे सबको मैं हटा देता हूँ, तो ये आपका पूरा गया। एंड यहाँ से आपका ये सब जो है इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, सो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोल रहा है कि आप ये बताएं कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल ऑफ द सेकंड हाउस। तो हमसे यहाँ पे बेसिकली इसके बारे में बात किया जा रहा है, किसके बारे में, इसके बारे में बात किया जा रहा है। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भैया आप जो इसके बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल आपका है ओ डी सी, इस ट्रायंगल में तो तीनों का तीनों साइड में हमें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन अभी अगर आपको ध्यान हो तो थोड़ी देर पहले जो हमने निकाला था, ये जो आपने निकाला है 4√3 मीटर, ये एक्चुअल में किसका वैल्यू है, ओ ए का वैल्यू है। ठीक है, एंड ओ ए और ओ डी तो सेम है, तो मतलब ये वाला आपका 4√3 मीटर हो गया। अब आपको 4√3 मीटर यानी ओ डी पता है, आपको निकालना क्या है, ओ सी निकालना है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ओ सी हमारा क्या है, ओ सी हमारा बेस हो गया उस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में। एंड जो हमारा ओ डी है वो क्या हो गया, हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। तो ओ डी हम लोगों का होगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट में ऊपर में लिख देता हूँ कि ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल ओ डी सी। ठीक है, ओ डी सी। अब मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मेरे को बात किया जा रहा है बेस और हाइपोटेन्यूस के बारे में अगेन। तो बेस और हाइपोटेन्यूस के बारे में बात किया जा रहा है, तो मैं अगेन यहाँ पे कॉस के बारे में बात करूंगा कि कॉस ऑफ एंगल, कौन सा एंगल इस बार लेंगे, डी ओ सी लेंगे। तो कॉस ऑफ एंगल डी ओ सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ओ सी यानी कि बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस यानी कि ओ डी के बराबर। अब यहाँ पे हमें क्या बोला था कि जो आपका सेकंड बिल्डिंग पे लीन कर रहा है तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो डी ओ सी बेसिकली 60 डिग्री है। एंड ओ सी का वैल्यू हमने अभी तुरंत निकाला था 4√3 मीटर, तो मैं यहाँ पे 4√3 लिख दे रहा हूँ। डिवाइडेड बाई मैं क्या करूँगा, ओ डी ओ सॉरी ओ सी हमें नहीं पता है, ओ सी जो है वो आपका ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन ओ डी हमें पता है कि वो आपका 4√3 मीटर होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग, ओ डी हमें पता है, चलो सही। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है आपका हाफ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाफ इनटू ये जो आपका 4√3 है वो इधर चला आएगा, तो ये हो गया आपका 4√3। ठीक है यहाँ पे, एंड ये रह गया आपका ओ सी। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो आपका ओ सी है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, वो एक्चुअल में आपका बराबर हो जा रहा है, ये जो 2 है, ये जो 4 है, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा तो 2√3 के बराबर हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयर फोर ओ सी इज इक्वल्स टू 2√3 मीटर। ठीक है, एंड ये हमारा बन गया दूसरा वाला। सो अब हमें ये पता चल गया कि आपका जो लैडर का डिस्टेंस है वो कितना है। आप सेंटेंस यहाँ से बनाओगे, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम फुट ऑफ द वॉल ऑफ द सेकंड हाउस इज 2√3 मीटर, दूसरा हो गया। और तीसरा जो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि लेट अस फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड, तो रोड का विड्थ एक्चुअल में क्या है, रोड का विड्थ एक्चुअल में हमारा है ओ बी प्लस ओ सी। ठीक है, एंड ओ बी और ओ सी एक्चुअल में क्या है भाई, तो ओ बी 6 मीटर दिया हुआ है, एंड ओ सी जो है वो अभी अभी हमने निकाला है कितना, अभी अभी हमने निकाला है 2√3 मीटर। तो 6 मीटर प्लस 2√3 मीटर, ये हो गया 6 प्लस 2√3। ठीक है, ये हो गया आपका किसका वैल्यू, ये आपका हो गया रोड का विड्थ। अब यहाँ पे 6 प्लस 2√3 जो हमने निकाला है ना, 6 प्लस 2√3 जो हमने निकाला है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि देखो 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू √3 ठीक है, ये लिख सकते हो आप, प्लस ये हो गया आपका 2√3। अब √3 इंटू √3 का मतलब 3 होता है, 3 टू 6 हो गया। यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो 2√3, अंदर में क्या बच जाएगा हमारे पास, अंदर में हमारे पास बच जाएगा जब आप 2√3 को कॉमन निकाल लोगे, या फिर मैं सिंपली कहूँ आप 2√3 को कॉमन नहीं निकाल के आप सिर्फ 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे हमारा 3 बन जाएगा एंड यहाँ पे हमारा √3 बच जाएगा। ठीक है, सो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और तरीका है कि आप 2√3 को कॉमन बाहर ले लो, तो अंदर में क्या बच गया, अंदर में √3 प्लस 1 बच गया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। सो ये हो गया आपका तीसरा। चौथा में क्या पूछा है उसको ध्यान देते हैं।
चौथा में हमसे पूछ रहा है कि लेट अस फाइंड द हाइट वेयर द टॉप ऑफ द लैडर इज फिक्स्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस हमारा ये वाला है, इसके वॉल के अगेंस्ट हमारा लैडर फिक्स्ड है, और ये बेसिकली आपका सी डी का लेंथ पूछ रहा है। किसका लेंथ पूछ रहा है? सी डी का लेंथ पूछ रहा है। सो अगर यहाँ पे आप ट्रायंगल ओ डी सी देखो, तो ट्रायंगल ओ डी सी में बेसिकली क्या होगा कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस है ओ डी, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो किसका बराबर हो जाएगा? ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। देखते हैं, आपका ओ डी नहीं, सी डी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी डी स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली सारा वैल्यूज़ को पुट करूँगा। ओ डी का वैल्यू हमें पता है क्या होगा, 4√3। सो 4√3 का मतलब क्या हो गया हमारा? 4√3 का मतलब हो गया आपका, पहले लिख ही देता हूँ, 4√3 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू, ओ सी का स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है। ओ सी का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है 2√3 मीटर, तो मैं यहाँ पे 2√3 मीटर का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, प्लस सी डी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। नाउ आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सी डी स्क्वायर को एक जगह पे रहने दो, एंड बचा हुआ जो चीज़ है उसको एक तरफ डाल दो। तो यहाँ पे 4 चौक 16, 16 दूना 32, 16 तिहाई 48 हो जाएगा। एंड ये जो 2√3 का स्क्वायर है वो माइनस होगा, तो 2 2 4 12 इधर चला जाएगा, ठीक है। एंड सी डी जो है वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर 48 माइनस 12, यानी 8 में से 2 जाएगा तो 6, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी सी डी जो है वो कितना आ गया हमारा? सी डी हमारा आ गया 6 मीटर। यानी कि जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, ये जो आपका बोला है कि ये जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग जहाँ तक लैडर बेसिकली आपका झुका हुआ है, यानी कि सेकेंड वाले बिल्डिंग में जो लैडर आपका बेंट हुआ है, तो ग्राउंड से कितने ऊंचाई पे बेंट हुआ है? तो भाई ये रहा आपका आंसर, ग्राउंड से 6 मीटर हाइट पे बेंट हुआ है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ऑलमोस्ट जितना कुछ भी आपका ट्रिक टिप्स अप्लाई हो सकता था, जितना कुछ भी, वो सब यहाँ पे अप्लाई करके ऑलमोस्ट, इसीलिए देखा गया कि ये आपने क्या देखा कि चार्जर क्वेश्चन जो है वो एक ही में पूछ दिया गया, ठीक है। तो अच्छे से इसको बनाना आप, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो एक क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाए, ठीक है। आई होप कि मैं ये क्वेश्चन आपको समझा पाया हूँ। कोई डाउट अगर आपका रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आज के क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।